Hello guys, welcome back all of you. Welcome to this yet again another video of your mathematics class, and I am your very own DC sir. In this particular lecture we will be discussing about a brand new chapter, that is relations. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने हमने हमारा जो पहला चैप्टर था, एक बेसिक चैप्टर था, इजी चैप्टर था, दैट इज सेट्स, वो हमने खत्म किया। उसके बारे में हमने सारी चीजें जान ली, बखूबी उसको पहचान लिया। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट इज रिलेशंस। रिलेशन जो है अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जिससे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जी हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। सेट्स में से क्वेश्चन बहुत ही कभी कभार 3-4 साल में एक बार देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, रिलेशन से क्वेश्चन एक साल छोड़ के एक साल जो है आता रहता है। तो ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके जेईई के एग्जाम में 4 मार्क्स आपके कंफर्म करता है ये चैप्टर। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर हैं जो 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाते हैं अगर डिटेल में भी जाएं तो। और अभी आप क्रैश कोर्स की बात करें तो यहाँ पर तो सारे चैप्टर हम 1 या 2 लेक्चर में खत्म कर रहे हैं। तो ये चैप्टर उनमें से है जो बहुत ही कम टाइम लेता है, और 4 फ्री मार्क्स जो है 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट मार्क्स जो आपकी रैंक को बूस्ट अप कर सकते हैं, वो इस चैप्टर से आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशंस। अब देखिए, रिलेशंस बेसिकली हम हमारी जर्नल लैंग्वेज में भी ये वर्ड सुनते हैं, रिलेशंस मतलब कनेक्शन। बेसिकली रिलेशन इज कनेक्शन, राइट। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने सिंगल सेट के बारे में बात की कि सेट क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 सेट के बीच में ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, लेकिन कहीं पर भी कनेक्शन की बात नहीं हुई। यहां पर हम बात करेंगे 2 सेट के एलिमेंट्स। 2 सेट से हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, उनमें आपस में अगर कुछ कनेक्शन है तो कनेक्शन के थ्रू अगर उनके एलिमेंट्स को हम जोड़ दें किसी भी कनेक्शन के थ्रू, तो वो जो कनेक्शन है वही बेसिकली रिलेशन है। जैसे 2 पर्सन्स के बीच में कनेक्शन बन जाता है तो एक रिलेशन जनरेट हो जाता है ना, होता है ना। जैसे कल को आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, मेरी तो हो चुकी है, तो मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बन चुका है। हाँ, एक ही कनेक्शन बना है ना। तो वैसे ही जब आपका सिंगल कनेक्शन बनेगा, जब आपकी शादी होगी, तो वहां पर एक रिलेशन बनेगा। वैसे ही यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। टॉकिंग अबाउट बिफोर गोइंग ऑन टू द मेन टॉपिक दैट इज रिलेशन, यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारे मेन चैप्टर में आएंगे जो कि रिलेशन। सबसे पहले इसमें आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। एक ऑर्डर्ड पेयर जो है 2 ऑब्जेक्ट्स, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एलिमेंट्स इन गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, राइट। लेकिन एलिमेंट्स 2 होने के साथ में एक और कंडीशन यहाँ पर है कि उनका ऑर्डर जो है वो फिक्स होता है। इन गिवन फिक्स्ड ऑर्डर, ऑर्डर हमारे पास फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं कि ये पहला एलिमेंट, आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट, फिर बीच में कॉमा, फिर दूसरा एलिमेंट और ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। यहां पर एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये सेम नहीं है, नॉट सेम। आप बोलेंगे सर आपने सेट्स में बताया था कि ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, वो सेट्स में होता था, वो यहां नहीं होगा। रिलेशन में दैट इज नॉट पॉसिबल, ये ऑर्डर्ड पेयर में दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर नंबर आ रहा है इसमें, ऑर्डर्ड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि कंप्लीट एक फिक्स ऑर्डर है यहां पर, ठीक है। तो A1, B1 और B1, A1 ये दोनों चीजें सेम नहीं है। यहां पर आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया है, राइट। यहां पर आपने ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो दिस इज नॉट द सेम थिंग, ठीक है। ये सेम नहीं है, राइट। ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है और एक अलग ऑर्डर पेयर है। तो यहां पर जो क्वांटिटी पहले आ रही है और जो बाद में आ रही है वो एज इट इज रहेगी। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, 2 ऑब्जेक्ट या 2 एलिमेंट होंगे गिवन इन फिक्स्ड ऑर्डर। ये फिक्स्ड ऑर्डर, ये ऑर्डर फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, पहली बात। सेकंड व्हाट, जब भी 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होते हैं, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल, इसका मतलब क्या है? इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका दूसरा दूसरे के इक्वल होगा।
जिस ऑर्डर का एलिमेंट है वो उसी ऑर्डर के एलिमेंट की इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि पहला इसका दूसरे के इक्वल हो गया, A1 B2 इक्वल नहीं हो सकता। A1 का कंपैरिजन A2 के साथ होगा, B1 का B2 के साथ, तो A1 बराबर A2, B1 बराबर B2, एज सिंपल एज दैट। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? यहां तक ऑर्डर्ड पेयर की बात पता लग गई, ठीक है। चलूं आगे, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम दो सेट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट और दो नंबर्स का प्रोडक्ट, ये दोनों बहुत ही अलग अलग बातें हैं, ये दोनों सेम नहीं है, राइट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मान लो हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, है ना। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a, b such that a belongs to a and b belongs to b is called Cartesian product of two sets a and b and is denoted by a into b। ठीक है, तो डेफिनेशन से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता लग गया है आपके फेस से, ठीक है, कि डेफिनेशन आपको उतने से समझ में नहीं है और डेफिनेशन में हमको जाना भी नहीं है। देखिए, दो सेट का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, दो सेट का जब आप प्रोडक्ट करें, दो सेट आपको सेट ए दे रखा है, उसमें एलिमेंट है 2 4 6, आपको एक सेट बी दे रखा है, एलिमेंट है 1 2, इसका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि इनके एलिमेंट्स का आपको प्रोडक्ट करना है, नहीं। जब भी आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, हमारे केस में हमारे सिलेबस में 2 तक ही जाना ठीक है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है ना, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, दो सेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी जब हम करते हैं, तो वहां पर आपको मिलते हैं पेयर्स, ठीक है, वहां पर जोड़े बनाने होते हैं, आपको पेयरिंग करनी होती है। तो यहां पर भी आपको वैसा ही करना है, जब आप a इंटू बी कर रहे हैं, a और b का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको करनी है इसमें पेयरिंग, ठीक है। कैसे करनी है आइए देखते हैं। मुझे निकालना है a इंटू बी, 2-3 छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, बस वो ध्यान रखेंगे, आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सीख जाएंगे बड़े ही आराम से, कोई भी सीख सकता है, ठीक है। आइए, तो ये मेरे पास सेट ए था, ये सेट बी है, तो मुझे ए इंटू बी करना है, इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट करना है, राइट, दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। जब आप ए इंटू बी कर रहे हैं, कौन सा सेट यहां पर आगे लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है सेट ए, सेट ए यहां पर आगे लिखा हुआ है। तो जब आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो सेट उन सारे पेयर्स में, क्योंकि पेयर्स बनेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, जब आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो पेयरिंग होगी। उन सारे पेयर्स में, उन सारे के सारे पेयर्स में जो सेट आगे लिखा हुआ है उसके एलिमेंट आगे आएंगे और जो सेट पीछे लिखा हुआ है उसके एलिमेंट पीछे आएंगे। इसका मतलब ए इंटू बी का जो भी मैं यहां पर आंसर लिखने वाला हूं, ए इंटू बी का जो भी आंसर मैं यहां पर लिखने वाला हूं, उन सारे आंसर में, उन सारे पेयर्स में ए के एलिमेंट आगे आएंगे और बी के एलिमेंट पीछे आएंगे। आइए अब मैं बताता हूं कि पेयरिंग कैसे करनी है। ये बात समझ में आ गई आपको, ये चीज समझ में आ गई ना, कि जब भी मैं दो चीजें मैंने आपको समझाई जब भी मैं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, तो वहां पर आपको एज ए रिजल्ट पेयर्स मिलेंगे, बहुत सारे पेयर्स। कितने पेयर्स वो भी बता दूंगा अभी आपको। और पेयरिंग कैसे करनी है, जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो सेट आगे लिखा हुआ है पेयर्स में वो एलिमेंट आगे रहेंगे और जो सेट पीछे लिखा हुआ है पेयर्स में वो एलिमेंट पीछे रहेंगे, राइट। तो जब मैं a इंटू बी कर रहा हूं, तो a के एलिमेंट हमेशा, मतलब 2 4 6, सारे पेयर्स में 2 4 6 हमेशा आगे लिखे होंगे और 1 और 2 हमेशा पीछे लिखे होंगे, ठीक है। आइए देखें, आपको जब a इंटू बी करना है, तो ये एलिमेंट जो सेट आगे लिखा है उसके एक एक एलिमेंट को पकड़े। मान लो मैंने 2 को पकड़ा, तो 2 का पीछे वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर डालो, मतलब इस 2 की इन दोनों के साथ पेयरिंग। तो 2 की 1 के साथ पेयरिंग, पेयर बनेगा 2,1। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना, बोलो है ना, सीएस, राइट। तो 2 का दोनों के साथ पेयरिंग, 2 का 1 के साथ 2,1, 2 का 2 के साथ 2,2। अच्छा, इसके बाद 4 को पकड़ा, 4 का दोनों के साथ पेयरिंग 4,1। अच्छा, 2 का दोनों के साथ 2,2 भी आएगा। इसके बाद 4 का 1 के साथ और 4 का फिर 2 के साथ। मैंने इसको पकड़ा, इसको आगे रखूंगा, इनको पीछे रखूंगा और पेयर बना दिया। तो 4 का 1 के साथ 4,1, 4 का 2 के साथ 4,2। इसके बाद 6 का दोनों के साथ, तो 6,1 और 6,2। तो ये आपकी पेयरिंग होगी। क्लियर, कोई दिक्कत? तो मैंने a इंटू बी की पेयरिंग कर दी। आप देख रहे हैं
इसमें कोई भी पेयर उठा लो आप, कोई सा भी पेयर उठा लो, हर एक पेयर में 2 4 6 आपको आगे ही दिखेंगे, क्योंकि हमने पेयरिंग ही इस तरीके से की है। हमने इसके एलिमेंट को पकड़ा है और उससे पेयरिंग की है, तो पेयरिंग हमने करी इस तरीके से कि इसके एलिमेंट हमेशा आगे रहेंगे, इसके पीछे रहेंगे। अगर मैं यहां आपसे पूछता, सपोज अगर मैं यहां आपसे पूछता कि बी इंटू ए करके दिखाओ भाई, तो इस बार बी, सेट बी आगे है। बात समझ में आ रही है आपको? यहां पर सेट बी आगे है। अब तो सेट बी के एलिमेंट अब आगे रहेंगे, मतलब 1 और 2 आगे रहेंगे सारे पेयर्स में, और 2 4 6 आएंगे पीछे। पेयरिंग कैसे करनी है? सिंपल सा फंडा। पेयरिंग करने के लिए मैं इस 1 को पकड़ूंगा और 1 की तीनों के साथ पेयरिंग, तो पहले लिखूंगा 1 कॉमा 1 कॉमा 2 1 कॉमा 4 1 कॉमा 6। उसके बाद इस 2 की तीनों के साथ पेयरिंग, 2 की 2 के साथ 2 कॉमा 2, 2 के 4 के साथ 2 कॉमा 4, 2 के 6 के साथ 2 कॉमा 6। तो ये हो जाएगा 2 कॉमा 2 2 कॉमा 4 2 कॉमा 6। ठीक है, तो ए और बी, ए इंटू बी करा और बी इंटू ए करा। अब आप देखिए, मैंने बोला था ना आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स और 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 2 नंबर का प्रोडक्ट, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप 2 इंटू 3 करते हैं तो 6 मिलता है, और 3 इंटू 2 करने पर भी 6 मिलता है। वहां पर ऑर्डर को चेंज करने पर प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, लेकिन यहां पर देखो आप, जब आपने ए इंटू बी करा तो आपको अलग पेयर मिल रहे हैं, और जब आपने बी इंटू ए करा तो अलग पेयर। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई, एक चीज और हमें हमारे समझ में आ गई कि ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आई ये वाली? अरे बोलो भाई हाँ ना, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। बड़े ही आराम से चल रहा हूं, बहुत धीरे चल रहा हूं मैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई आपको करनी भी नहीं जल्दीबाजी। बहुत ही आराम से 4 मार्क्स जो है ना, 4 मार्क्स आपकी झोली में डाल दूंगा मैं इस लेक्चर के एंड तक। तो आप मेरे साथ बने रहना, बस है ना, मेरे साथ बने रहना आप, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। दोबारा से रिपीट करता हूं, 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट नहीं होता है। जब भी हम 2 सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर पेयर्स फॉर्म होते हैं। अब आप a इंटू बी कर रहे हैं तो पेयर्स में a के एलिमेंट, क्योंकि a आगे लिखा है तो a के एलिमेंट आगे और b के एलिमेंट पीछे। जब आप b इंटू ए कर रहे हैं, क्योंकि b आगे लिखा है तो b के एलिमेंट्स पेयर्स में आगे और a के एलिमेंट पीछे, उस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 3 सेट्स, 3 सेट्स में भी ऐसा ही है। जो आप 3 सेट्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं a इंटू बी इंटू सी, तो यहां पर जब 2 सेट का प्रोडक्ट किया तो पेयर्स मिले, तो जब आप 3 सेट का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ट्रिपलेट्स मिलेंगे, राइट? आपको ट्रिपलेट्स मिलेंगे। अच्छा ठीक है, तो a इंटू बी इंटू सी में 3 एलिमेंट आपको मिलेंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके अगर समझा देता हूं इसको, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखें आप, a बराबर 1 कॉमा 2, ठीक है, एंड b को बराबर 3, c बराबर 4 कॉमा 5, और मुझे a इंटू बी इंटू सी निकालना है, a इंटू बी इंटू सी, ये निकालना है मुझे। तो हमें यहाँ पर इन तीनों सेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप कोई भी 2 सेट का पहले मल्टीप्लिकेशन करें। जैसे मैंने सपोज b और c को पहले मल्टीप्लाई किया, राइट? तो b इंटू सी यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, b इंटू सी, b इंटू सी में b के एलिमेंट्स आगे रहेंगे और c के एलिमेंट पीछे रहेंगे, ऐसे ही होगा, राइट? तो 3 की पेयरिंग करूंगा 4 और 5 के साथ, तो 3 कॉमा 4 3 कॉमा 5, राइट? ये आपके पास b इंटू सी आ गया। अब b इंटू सी, ये जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको आपको a से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अब a के एलिमेंट्स आगे रहेंगे। अब आप मान के चलें कि ये एक नया सेट है d, तो आपका a के d के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, तो a के एलिमेंट आगे, d के एलिमेंट पीछे, a के एलिमेंट आगे, d के एलिमेंट पीछे, तो 1 का पेयर इसके साथ, देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 का इसके साथ, तो 1 कॉमा 3 कॉमा 4, फिर 1 का पेयर इसके साथ 1 कॉमा 3 कॉमा 5, फिर 2 का इसके साथ, ठीक है, तो 2 कॉमा 3 कॉमा 4, फिर 2 कॉमा 3 कॉमा 5, ठीक है? तो दिस इज a इंटू बी इंटू सी। ये आपके पास देखें आप, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आ गए, राइट? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बोलेंगे इसको, a इंटू बी इंटू सी, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। तो जब भी आप 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स आपको मिलेंगे, राइट?
चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज व्हाट, देखें आप, अगर किसी सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, बी में भी नहीं है, या दोनों में से किसी एक में नहीं है, दोनों में नहीं है, कोई भी अगर एम्प्टी सेट अगर आपको मिल गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो एम्प्टी होगा दो सेट्स का, ठीक है, दोनों ही एम्प्टी हो या दोनों में से कोई एक एम्प्टी हो। सेट ए में अगर m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो a इंटू बी में देखिए ये है नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का मेथड कि जब भी आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालते हैं। तो a में अगर m एलिमेंट्स है, b में n, तो बस एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो a और b के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो m इंटू n, b और a के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो n इंटू m। अगर a इंटू a कर रहे हैं, किसी भी सेट का खुद के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जा सकता है, a इंटू a किया तो a का खुद के साथ तो m इंटू m, और ये b का खुद के साथ n इंटू n, राइट। तो ये आपने बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट किए नंबर ऑफ पेयर्स निकाल दिए कि अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो a इंटू बी करने पर कितने पेयर्स बनेंगे, तो m इंटू n। जैसे कि a में है मेरे पास 1 2 3, और b में है 4 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितने पेयर्स बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स इन a इंटू बी। तो a के कितने एलिमेंट है 3, b के कितने एलिमेंट है 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2 6 पेयर्स, ठीक है। तो a इंटू बी में आपके पास 6 पेयर्स बनेंगे, राइट, ठीक है। ये नंबर ऑफ पेयर्स आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर 3 है तो 3 में भी ऐसा ही है कि तीनों सेट्स पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो m इंटू n इंटू l। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज है, हालांकि बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, चाहे तो उनको देख सकते हैं। a इंटू बी और b इंटू ए वैसे तो इक्वल नहीं होता है, मैंने आपको बता भी दिया एग्जाम्पल से, लेकिन अगर आप कभी भी अगर इक्वल हो जाए तो तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट ही आपस में इक्वल हो, ठीक है। लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट having n elements in common, then number of pairs in a into b and b into a, number of pairs common, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। अगर दो सेट में a और b में n एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे इसके 3 एलिमेंट और उसके 3 एलिमेंट सेम है, 3 4 5 इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, तो जब आप दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे कितने पेयर होंगे जो दोनों में सेम होंगे, किसमें a इंटू बी और b इंटू ए में, a इंटू बी और b इंटू ए में ऐसे कितने पेयर होंगे, तो जितने एलिमेंट कॉमन है उसका स्क्वायर कर दो। अगर 3 एलिमेंट कॉमन है तो 3 का स्क्वायर 9 पेयर्स ऐसे होंगे, 4 एलिमेंट कॉमन है तो 4 का स्क्वायर 16 पेयर्स ऐसे होंगे, राइट। डायरेक्ट याद करें, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में अगर इक्वल है तो कब पॉसिबल है, जब उसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, x आ गया 3 और दूसरा 5 और 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो x आ गया आपका 3 और y आ गया -1, ये आपका आंसर, राइट। चलिए इसके बाद देखें यहाँ पर a इंटू बी बी इंटू ए निकालना है आपको। आपके पास सेट a है 1 2 3, सेट b क्या है आपके पास, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5, तो सेट b को सॉल्व करना पड़ेगा। लेस देन 5, 5 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 और 3, ठीक है। और सेट a रहा, तो a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 का दोनों के साथ 1,2 1,3, फिर 2 का दोनों के साथ 2,2 2,3, फिर 3 का दोनों के साथ 3,2 3,3, ये आ गया a इंटू बी, ऐसे ही b इंटू ए, 2 का तीनों के साथ पेयर और 3 का तीनों के साथ पेयर, ऐसे निकाल लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपको a इंटू बी दे रखा है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, आपको सेट a और b फाइंड करना है। तो सेट a क्या होगा और b क्या होगा, इसका मतलब रिजल्ट दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है, दोनों को सेपरेट करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो
सेट का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो पेयरिंग होती है, उस पेयरिंग में पहला सेट के जो एलिमेंट है हमेशा आगे होंगे, दूसरा सेट के एलिमेंट पीछे होंगे। इसका मतलब इन पेयर्स में जो आगे वाले एलिमेंट है, इन पेयर्स में जो आगे वाले एलिमेंट है कौन कौन से, ए बी, वो सेट ए के एलिमेंट है। बिल्कुल, तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, ए और बी सिर्फ। और जो पीछे वाले एलिमेंट है, जो पीछे वाले एलिमेंट है 1 3 3 1 2, तो 1 2 3 ये आपके सेट बी के एलिमेंट है। बस एज सिंपल एज दैट। पेयर्स में आपके आगे आने वाले जो एलिमेंट हैं वो सेट ए से होंगे और पीछे आने वाले एलिमेंट सेट बी से होंगे। एज सिंपल एज दैट, दैट इज डन, राइट। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम रिलेशन पे, राइट। तो लेट डेफिनेशन देखें, लेट ए एंड बी डिनोट द सेट ऑफ सम नेचुरल नंबर्स एज, हमारे पास ये दो सेट हैं, ठीक है। तो देखें आप, हमारे पास ये दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, राइट। सेट ए और सेट बी। सेट ए में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 4 9 16 36 49 81। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहां देखें आप, ठीक है, 1 का 1 के साथ कनेक्शन है क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट है इसके स्क्वायर यहां पर दे रखे हैं, ऐसा हो रहा है। देखें आप, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का नहीं है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का और फिर 9 का। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऐसा हो रहा है कि जो सेट बी के एलिमेंट है उसका स्क्वायर सेट ए के एलिमेंट है। तो मैंने बोला कि दो सेट के एलिमेंट्स में कुछ कनेक्शन, दो सेट के एलिमेंट्स में जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन ही रिलेशन है, और उस कनेक्शन के हिसाब से हम पेयरिंग कर देते हैं, उससे रिलेशन लिखने का तरीका आ जाता है। तो यहां पर देखें, यहां पर दोनों सेट को देखने पर हमें कनेक्शन पता लगा कि इस सेट के एलिमेंट्स का स्क्वायर इस सेट के एलिमेंट है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर, 5 का कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो जो जो एलिमेंट इस स्क्वायर वाले रिलेशन से कनेक्ट हो पाए मैंने कनेक्ट कर दिए, राइट। इससे पेयरिंग क्या हुई, इससे अगर आप देखें तो यही यहाँ पे लिखा हुआ 1 का स्क्वायर, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। तो ये हमने यहाँ पर कनेक्शन ढूंढ लिया। अच्छा, तो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1, 1 2, 4 या 4, 2, 4, 2, 9, 3, 16, 4, 36, 6, 81, 9। तो ये जो आपने कनेक्शन ढूंढा वो था स्क्वायर, फिर उनके पेयरिंग कर दी, ये जो पेयर होने के बाद आया यही है रिलेशन, इसी को हम कहते हैं रिलेशन। तो रिलेशन इज बेसिकली व्हाट, रिलेशन इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। तो रिलेशन अगर ए से बी में जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर रिलेशन ए से बी में जा रहा था, ए से बी में जाने का मतलब है कि सेट ए आगे है और बी पीछे है और ए से बी में जा रहा है, ये रिलेशन। तो रिलेशन जब ए से बी में जा रहा है, इन दोनों के एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, कनेक्शन के हिसाब से इसकी पेयरिंग हो जाएगी, और जो पेयरिंग होगी उससे आपको कनेक्शन, वो जो रिलेशन है वो दिखेगा और वो ऐसा दिखेगा। तो रिलेशन जो है बेसिकली आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कैन बी रिप्रेजेंट एज इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, वो बता दिया आपको। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी। सीधी सी बात है, जब हम ए और बी दो सेट और रिलेशन अगर ए से बी में जा रहा है, रिलेशन हम ए से बी में जा रहा है तो वो हमेशा ए इंटू बी का सबसेट होगा, ठीक है। इफ अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो वो रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, क्योंकि रिलेशन में जो पेयर्स आएंगे, इस रिलेशन में जो भी पेयर्स आएंगे वो हमेशा ए इंटू बी में से ही होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो भी पेयर लिखे थे और वो जो दो सेट लिखे थे, अगर दोनों सेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पेयर उसी में से ही थे। याद आ रहा है आपको? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? राइट नहीं है? ठीक है। इफ ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो उसको लिखते हैं हम ए आर बी।
इज रिलेटेड टू इसका साइन है ये कैपिटल आर, एंड इफ ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, अगर ए रिलेट नहीं कर रहा है बी से तो ये इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, अब आपको मैं पूरी चीज दोबारा समझाता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर क्या बताया आपको, मैंने बताया कि सपोज आपके पास एक सेट था सेट ए, आपके पास एक सेट था सेट बी, और ए से बी में ये रिलेशन लाई कर रहा है यहां पर। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, मैंने उल्टा कर दिया है 1 4 9 16 25 36। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब देखिए इस 1 का स्क्वायर ये 1 है, इस 1 का स्क्वायर ये 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो जो एलिमेंट जिससे कनेक्ट हो रहा है मैंने उसकी पेयरिंग कर दी 1, 1 2, 4 3, 9 4, 16 एंड 5, 25। याद आ रहा है आपको? अरे हाँ है ना, बोलो भाई। हमने उसकी पेयरिंग कर दी तो ये आपको रिलेशन मिल गया। अब इसमें ये रिलेशन जो है ये रिलेशन बेसिकली ए से बी में है। तो अगर आप देखें पहली चीज यहां पर देखें अगर आप, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये जो मैंने लिखा है ये लिखेंगे मैं, ये इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि 1 इज रिलेटेड टू 1 दिस 1 इज रिलेटेड टू दिस 1, इसको लिखेंगे हम 1R1, और 1R1 करते ही 1, 1 का पेयर बन जाएगा। 1R1 से डायरेक्ट पेयर आ जाता है। यहां लिखूंगा 2 इज रिलेटेड टू 4, मतलब 2R4 मतलब 2, 4 का पेयर बन गया। तो इस तरीके से पेयर बन गए। अब यहां पर देखें रिलेशन ए से बी में जा रहा है, क्योंकि सेट ए आगे लिखा है बी पीछे लिखा है। अगर बी आगे लिखा होता ए पीछे लिखा होता तो हम बोलते हैं कि बी से ए में जा रहा है। अगर रिलेशन ए से बी में जा रहा है तो ये रिलेशन है सबसेट ए इंटू बी का। और आप देख भी सकते हैं अगर मैं यहाँ पर ए इंटू बी करूं, अगर मैं इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो या ये पेयर उसी में से आएंगे, बिल्कुल उसी में से आएंगे। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का क्या मतलब बताया था आपको कि सेट ए के एलिमेंट हमेशा आगे आएंगे, बी के एलिमेंट पीछे आएंगे। ए के एलिमेंट पकड़ते जाओ, पेयरिंग करते हो, 1 को पकड़ा 1 का सबके साथ पेयर। ऐसा किसमें होगा? ऐसा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। तो 1 का 1 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 9 के साथ सारे पेयर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1, 1 लिया हुआ है, फिर 2 का सबके साथ पेयर, फिर 3 का सबके साथ, फिर 4 का सबके साथ। तो आप देखिए उसमें 2 में 2, 4 भी बन जाएगा, 3 में 3, 1 3, 4 3, 9 भी बनेगा। तो ये सारे के सारे पेयर बेसिकली कहां से आएंगे? ए क्रॉस बी से ही आ रहे हैं। इसका मतलब रिलेशन अगर ए से बी में जा रहा है, इफ रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी तो हमेशा सबसेट होगा ए इंटू बी का। अगर रिलेशन बी से ए में जा रहा है तो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। कंक्लूजन क्या निकला इसका? अगर रिलेशन ए से बी में जा रहा है तो ये पक्की बात है रिलेशन ए इंटू बी का सबसेट होगा, बराबर भी हो सकता है। अगर रिलेशन बी से ए में जा रहा है तो ये पक्की बात है कि रिलेशन बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। ये दो बहुत ही जरूरी बातें यहां पर समझ में आई है। ठीक है, क्लियर? चलिए वापस आ जाते हैं। यहां पर एक एग्जांपल है, ए दे रखा है बी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर रिलेशन ए से बी में है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का सबसेट होने का मतलब है कि ए के एलिमेंट आगे, बी के एलिमेंट पीछे। आपको बस चेक करना कि इसमें ए के एलिमेंट आगे हैं, ए बी सी, तो ये करेक्ट है, ये रिलेशन ए से बी में है। यहां देखें क्यू आगे आ गया, क्यू तो बी का एलिमेंट है तो ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद ये देखिए इसमें ए आ रहा है, डी सी बी, बिल्कुल इसमें ए के एलिमेंट आगे हैं। ठीक है, और यहां देखें ए, लेकिन इसमें क्यू आ गया तो ये नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड में हमेशा ए के एलिमेंट आगे, सेकंड और फोर्थ में नहीं है। सेकंड और फोर्थ में बी के एलिमेंट भी आगे आ रहे हैं तो ये ए से बी में नहीं है। ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आपको बता ही दिया, ये तो मैंने लिख के बता दिया आपको। बी से ए में तो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। आगे बढ़े, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स एम एंड एल एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये तो बात क्लियर है ना? अरे क्लियर रहने वाली बात, से यस, राइट। तो अगर मुझे टोटल कि सर कितने बनेंगे, मेरे पास एक सेट ए है एक बी है,
आपने स्क्वायर से बना के तो बता दिया, क्यूब से भी बन सकता है, ग्रेटर देन या लेस देन से बन सकता है, प्लस या माइनस से, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो ऐसे कितने बन सकते हैं? देखिए रिलेशन इज बेसिकली, अगर रिलेशन ए से बी में जा रहा है तो बेसिकली वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो जितने सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के, वो सारे के सारे रिलेशन है। अब सबसेट में चाहे एक भी एलिमेंट ना आए, चाहे एक ही एलिमेंट आए, चाहे पूरा का पूरा ए क्रॉस बी ले लें, वो सारे के सारे सबसेट किसी न किसी रूल से रिलेशन होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इनटू बी, और वो हो जाएगा 2 की पावर mn। सबसेट्स कैसे निकालते थे? मैंने बताया था सबसेट निकालने का तरीका सेट्स में, कि उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट ले लो और उसको 2 की पावर में लगा दो। यहां पर हम किसका सबसेट निकाल रहे हैं? यहां पर हम निकाल रहे हैं ए इंटू बी का सबसेट। तो ए इंटू बी का सबसेट निकालने के लिए ए इंटू बी में नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करने हैं। ए इंटू बी में नंबर ऑफ पेयर्स कैसे काउंट किए? ए के नंबर ऑफ एलिमेंट और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो m इंटू n। ये आगे a इंटू बी में नंबर ऑफ पेयर्स, और नंबर ऑफ पेयर्स को 2 की पावर में लगा दिया, तो ये 2 की पावर mn। ठीक है, अमॉन्ग दिस 2 की पावर mn रिलेशंस, वॉइड रिलेशंस, इसमें वॉइड रिलेशन भी आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन भी आ गया, और ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसी रिलेशन के अंदर वॉइड रिलेशन भी आ गया और आपका यूनिवर्सल रिलेशन भी इसी के अंदर आ गया। राइट, डोमेन और रेंज, जब भी हम रिलेशन जब भी हम बनाते हैं, पेयरिंग जब भी करते हैं, तो पेयरिंग में जो आगे एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब हर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, हर पेयर का पहला एलिमेंट सबका ले लो, इसका भी ले लिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, उनसे एक अलग सेट बना देंगे, वो तो डोमेन। और हर पेयर का दूसरा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ले लो, उसका अलग बना दिया, वो हो जाएगी रेंज। ठीक है, आर बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड डोमेन, और सेकंड कंपोनेंट जो है वो रेंज। ठीक है, नेक्स्ट, अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम पेयर लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको रूल या फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, जैसे कि यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, ये सब सेट बिल्डर फॉर्म है। तो कन्वर्ट फॉलोइंग रिलेशन इनटू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, कर लेंगे आप, मेरे हिसाब से कर लेंगे, बहुत बेसिक सी बात है, इनको सॉल्व करना है बस। एलिमेंट ए जो स्मॉल है वो यहां से लेना है, स्मॉल बी से लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप खुद कर लेना। और इसका उल्टा, अगर आपको रोस्टर फॉर्म दिया जाए तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना, उसको रूल की फॉर्म में लिखना। ये सब आपने सेट्स में किया हुआ है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये बहुत बेसिक सी बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आप देखें यहाँ पर सेट ए में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट बी में भी 2 एलिमेंट है। ठीक है, इसको हमने m बोला था, इसको n बोला था। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये है 2 की पावर m इंटू n, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 4, मतलब 16। तो 16 रिलेशंस बनेंगे। राइट, चलिए, फाइंड डोमेन और रेंज। अभी आपकी रिलेशन जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में जैसे ही चेंज करोगे आप, तो पेयरिंग जो मिलेगी आपको, पेयरिंग में आगे वाले में एक पहला कर देता हूं, दूसरा आपको लेना है ना। फर्स्ट में कर देता हूं इसका R1। देखें आप, यहां पे बोला गया कि ए कोमा बी का पेयर बनेगा, ए बिलोंग्स टू n, ए नेचुरल नंबर है, ए 5 से छोटा है और बी है 4। तो देखें आप, ए 5 से छोटा मतलब ए हो जाएगा 1 2 3 4, और बी तो कांस्टेंट कर दिया 4, तो 1,4, फिर 2,4, फिर 3,4, फिर 4,4। सिर्फ ए ही बदल रहा है, क्योंकि ए जो है आपको 5 से छोटा नेचुरल नंबर लेना था। 5 से छोटे 4 नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन बी तो इन्होंने फिक्स कर दिया। अब यहां पर अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूं, तो ये 1, 2, 3, 4, और यहां पर अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं, तो ये सिर्फ 4। राइट, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? मेरे साथ रहना आप लोग, ठीक है, मेरे साथ ही आना आप लोग, ठीक है। चलूं आगे, चलो। इनवर्स ऑफ रिलेशन, किसी भी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है? अगर रिलेशन ए से बी में है तो उसका इनवर्स बी से ए में होगा। पहली चीज,
जो रिलेशन है उसमें जो पेयर से पेयर्स को पलट दो, जैसे 1,2 लिखा है तो 2,1 कर दो, 2,3 लिखा है तो 3,2 कर दो। हाँ, जहां पर सेम एलिमेंट होंगे 1,1 2,2 वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जितने ये पेयर्स है उसमें एलिमेंट्स को पलट दो। पलटने पर जो आपको रिलेशन मिलेगा वो उस रिलेशन का इनवर्स है। रिलेशन अगर ए से बी में है तो रिलेशन का इनवर्स बी से ए में को वहां भी पलट जाएगा। रिलेशन का डोमेन उसके इनवर्स की रेंज, और रिलेशन की रेंज उसके इनवर्स का डोमेन। ठीक है, तो यही सब यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर रिलेशन में ए कोमा बी का पेयर बन रहा है तो उसमें बी कोमा ए का बनेगा। रिलेशन अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो रिलेशन का इनवर्स बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, आर बी ए रिलेशन, एक रिलेशन दे रखा है, एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स एज अ सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो रिलेशन निकालना है और उसका ऑर्डर्ड पेयर में फिर उसका इनवर्स निकालना। रिलेशन देखें आप, यहां पे लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, तो x बराबर 8 माइनस 2y। x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो हम y को पुट कर देंगे, x की वैल्यू आती रहेगी। y को 1 पुट किया, y बराबर 1 पे x कितना आ गया, x आ गया 6। y बराबर 2 पर x कितना आ गया, x आ गया 4। y बराबर 3 पर x आ गया 2, और y बराबर 4 पर x आ गया 0। 0 ये हो नहीं सकता, तो हमारे पास सिर्फ ये 3 पेयर आए, उसके बाद क्या नेगेटिव शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास पेयर क्या बने, 6,1 क्योंकि x पहले आएगा y बाद में आएगा, 4,2 क्योंकि x, y का पेयर बनाना है आपको। पेयर जो है x, y का, तो x पहले लिखेंगे y बाद में लिखेंगे, और 2,3। ठीक है, अगर आप देखें तो इसका जो इनवर्स है, अब इसको पलट दो, 6,1 का 1,6, 4,2 का 2,4, 2,3 का 3,2। अगर आप गौर से देखें तो ये जो है सबसेट है n क्रॉस n का, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही है ना, n ही है, लेकिन इसको पलटने पर ये भी n क्रॉस n का ही सबसेट होगा। तो यहाँ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों सेट ही सेम थे। ठीक है, चले आगे, चलूं, चलिए नेक्स्ट, रिलेशन ऑन ए सेट। अभी तक रिलेशन हम देख रहे थे कि ए से बी में रिलेशन, बी से ए में रिलेशन, दो सेट के बीच में रिलेशन, लेकिन यहाँ पर अब है कि अगर दोनों को सेट कर दे तो रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब है कि रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट, रिलेशन ऐसे लिखा जाएगा फिर, रिलेशन ऑन ए सेट ए मतलब ए से ए में ही जा रहा है, मतलब आपके जो ए कोमा बी का पेयर बन रहे हैं उसमें पहला एलिमेंट भी सेट ए से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से आ रहा है, दोनों एलिमेंट एक ही सेट से आ रहे हैं, है ना, दोनों एलिमेंट एक ही सेट से आ रहे हैं, जिसको कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक है, तो अब आगे आने वाले जो भी यहाँ पर चीजें हैं उसमें हम रिलेशन ऑन ए सेट के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर अब है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, सबसे पहला है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन वो रिलेशन होता है, वॉइड रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें कोई भी पेयर नहीं होता, मतलब रिलेशन में कोई पेयर बना ही नहीं, जो रूल आपको दे रखा था उसके हिसाब से कोई पेयर नहीं बना, तो रिलेशन हो गया एम्प्टी। तो वॉइड रिलेशन हो जाएगा एम्प्टी, खाली। ठीक है, इसको फाई भी बोलते हैं हम, और फाई भी अपने आप में ए क्रॉस ए का सबसेट है। जैसे कि रिलेशन ऑन ए सेट जो मैंने आपको बताया पिछला टॉपिक, उसमें एक बार दोबारा आता हूं कि यहां पर मैंने बोला रिलेशन ए से ए में जा रहा है, तो रिलेशन जब ए से बी में जाता था तो ए क्रॉस बी का सबसेट है रिलेशन। रिलेशन अगर बी से ए में जा रहा है तो बी क्रॉस ए का सबसेट। अब रिलेशन अगर ए से ए में जा रहा है तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। बात समझ में आ रही है आपको? इज दैट क्लियर? राइट, ठीक है। तो वॉइड के बाद है यूनिवर्सल रिलेशन, जितने पेयर बन सकते हैं सारे बन गए। अगर रिलेशन सेट ए में है तो ए क्रॉस ए ही यूनिवर्सल रिलेशन होता है, मतलब मैक्सिमम पेयर जो बन सकते हैं वो सारे के सारे आ जाएं, वो हो कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो जैसे कि 1 2 3 4 आपको सेट दे रखा है ना, तो a माइनस बी ग्रेटर देन 10। यहां देखें a भी इसी में से लेना है और b भी इसी में से लेना है, और a को b में से माइनस करने पर 10 या 10 से ज्यादा आना चाहिए। लेकिन यहां पर देखें सबसे बड़ा एलिमेंट इसका 4 है, सबसे छोटा 1 है। अगर 4 माइनस 1 करता हूं तो 3 आ रहा है, मतलब मैक्सिमम डिफरेंस ही 3 है। यहां बोला है मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंस 10 होना चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज 5। तो ये आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है, और यहां देखें ये अधूरा है। यहां अगर आप लिखें a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a को b में से माइनस करा, उसका मॉड ले लिया, पॉजिटिव या 0 आना चाहिए। तो ये देखिए ये इसमें सारे पेयर बन जाएंगे, दिस इज a क्रॉस a। अगर आप पेयर बनाने बैठेंगे तो ये है आपका यूनिवर्सल रिलेशन।
क्योंकि इसमें जितने पेयर है, जितने पेयर बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं, a इंटू एम है 4 इंटू 4 16 पेयर, सारे 16 पेयर बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी नंबर में से किसी नंबर को माइनस करके मॉड लेते हैं, तो मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब आपने उसको पॉजिटिव कर दिया, तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव 0 या 0 से ज्यादा ही आएगी हमेशा। तो a माइनस बी का मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? ओके। इसके बाद है आइडेंटिटी रिलेशन। यहां से टाइप्स ऑफ रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन शुरू होते हैं, है ना? और आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो इन्हीं टाइप्स के ऊपर बनता है, ध्यान से देखना इसको। आइडेंटिटी रिलेशन, किसी भी सेट के ऊपर रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ, टेक्स्ट आप पढ़ लेना, इतना इंग्लिश नहीं खेलना है हमको। किसी भी रिलेशन, कोई भी रिलेशन अगर आपके पास है, ठीक है, तो रिलेशन ऑन ए सेट के बारे में ही बात करेंगे। यहां पर अब एक ही सेट दिया जाएगा आपको, वो रिलेशन ऑन ए सेट आइडेंटिटी रिलेशन होगा। कब होगा? अगर उस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबके पेयर बन जाने चाहिए, और सिर्फ पेयर ही बनने, सिर्फ डबलेट ही बनने चाहिए। डबलेट डबलेट डबलेट। रिपीट करता हूं, रिलेशन ऑन ए सेट, किसी सेट के ऊपर दिया गया रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा अगर उस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उस सेट के सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स हैं। डबलेट्स के अलावा कुछ नहीं होगा। अब डबलेट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इसमें होगा एग्जांपल, देखें आप, है ना, फिर भी आपको बता देता हूं। मान लो एक सेट था 1 2 3, तो अब उस रिलेशन में, उस रिलेशन को मैं आइडेंटिटी रिलेशन बोलूंगा अगर इन एलिमेंट्स के सिर्फ डबलेट, डबलेट का मतलब खुद का खुद के साथ 1, 1, 2, 2, 3, 3, डबलेट मतलब सेम सेम एलिमेंट, सिर्फ यही होना चाहिए, सिर्फ डबलेट ही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर एक भी पेयर एक्स्ट्रा है ना तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, और इसको हम आई ए से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। तो जो सेट आपको दे रखा है उसके हिसाब से, अगर 3 एलिमेंट है तो 3 डबलेट बनेंगे, 4 है तो 4 बनेंगे, 5 है तो 5, 100 है तो 100, जितने एलिमेंट है उतने ही डबलेट वहां पर बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, इनमें से कौन सा सेट ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन है। तो यहां पर देखिए 4 एलिमेंट है, मुझे सिर्फ 4 को डबलेट चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, मुझे ये चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहां देखें एक्स्ट्रा पेयर आ गया, ये नहीं है। यहां देखें 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3, लेकिन 4, 4 है ही नहीं इसमें, एक भी डबलेट कम रहा तो नहीं मानूंगा। जितने एलिमेंट है सबके डबलेट होना जरूरी है। यहां देखें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, हाँ ये है, यही है मेरा वो सेट, यही है मेरा वो रिलेशन जो जिसको मैं बोल रहा हूं आइडेंटिटी रिलेशन। तो दिस इज आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। बात समझ में आ गई आपको? जो भी सेट आपको दे रखा है, अब एक ही सेट दिया जाएगा, उस सेट के सारे एलिमेंट्स के डबलेट उस रिलेशन में होने चाहिए, डबलेट के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर है ओनली का। आइडेंटिटी रिलेशन मैंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिर्फ डबलेट होने चाहिए, डबलेट के अलावा कोई पेयर, एक्स्ट्रा पेयर नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपको बोल रहा हूं कि जितने भी एलिमेंट उस सेट में हैं उसके डबलेट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट है डबलेट्स तो होने ही चाहिए। अब डबलेट के अलावा कोई एक्स्ट्रा पेयर आता है तो वो आ सकता है, लेकिन जितने भी एलिमेंट है, जैसे सपोज 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा 1, 2 आ रहा है, 3, 4 आ रहा है, 1, 3 आ रहा है, वो आता रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने एलिमेंट उस सेट के अंदर है उन एलिमेंट्स के डबलेट्स, कम से कम डबलेट्स और सारे एलिमेंट्स के डबलेट उस रिलेशन में होने चाहिए, तब उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of a set A is related to itself। और यहां अगर मैं ओनली लिख दूं ना तो ये बन जाएगी ये डेफिनेशन, देखिए आप। A relation on a set is called identity relation if every element of set A is related to itself only। ओनली का मतलब कि सिर्फ डबलेट बनने चाहिए, और यहां पर मैंने ओनली को हटा दिया कि डबलेट्स तो बनने ही चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। R on a set A is not reflexive, there exists an element A such that, जिसके लिए अगर कम से कम किसी एक एलिमेंट का भी डबलेट नहीं बना तो मैं रिफ्लेक्सिव नहीं बोलूंगा। आप देखिए इनमें से बताइए कौन सा रिफ्लेक्सिव कौन सा नहीं है। मेरे पास एक सेट वही है, 1, 2, 3, 4 है ना, सेट वही है,
1 2 3 4, बताइए इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव कौन सा नहीं। मेरे पे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1,1 2,2 3,3 4,4, राइट है नहीं है? अरे हाँ है ना, बोलो यार, राइट। तो 1,1 2,2, लेकिन 3,3 4,4 नहीं है। 1,1 2,2 3,3 4,4 एक्स्ट्रा आए चाहे ना आए, रिफ्लेक्सिव है। 1,1 2,2 3,3 4,4 मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी हो गई, यहां से मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। 1,2 1,3 एक्स्ट्रा आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आइडेंटिटी में नहीं आ सकते थे, यहाँ आ सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन है अपने आप में, तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। बात समझ में आई आपको? नोट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये लाइन मैंने आपको बता दी, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या बोल रहे हैं, रीड आउट करें। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ a, b belongs to R then b, a also belongs to R for all elements। अगर कोई पेयर आपके पास आपने रिलेशन में ढूंढा तो उसका उल्टा पेयर, मतलब 1,2 है तो 2,1, 1,3 है तो 3,2, लेकिन 1,1 है तो 1,1। उसको एलिमेंट्स को फ्लिप करने पर, इंटरचेंज करने पर, ऑर्डर चेंज करने पर जो पेयर बनेगा वो पेयर भी उसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा आप हर पेयर के लिए सर्च करेंगे, राइट। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? देखिए एग्जांपल देखते हैं। सेट दे रखा है 1,1 2 3 4, यहां पर जो भी रिलेशन आपको दे रखा है, ठीक है, आप हर एक पेयर में देखें, उस पेयर में एलिमेंट्स को फ्लिप करने पर वो पेयर भी इसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। लेकिन जहां पर बात है कि डबलेट्स की, वहां पर फ्लिप करने पर वही डबलेट आपको मिलेगा और वो तो उस रिलेशन के अंदर है ही, तो वहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करना पड़ेगा जब आपके पास दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना, ठीक है। तो 1,1 2,2, 1,1 को अगर मैं फ्लिप करता हूं तो 1,1 ही बनेगा, तो यहां पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये अपने आप में सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, और ये रिफ्लेक्सिव भी था और ये आइडेंटिटी रिलेशन भी था, ठीक है। अच्छा सेकंड वाले में चेक करते हैं। 1,1 2,2 चेक करने की जरूरत नहीं है। 2,1, तो 2,1 का रिवर्स, इसको फ्लिप करेंगे, एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे तो 1,2 बनेगा। 1,2 भी इसी के अंदर होना चाहिए था, लेकिन क्या यहां पर मुझे 1,2 नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन, अगर किसी एक पेयर के लिए भी ऐसा नहीं हुआ तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो 1,2 यहां पर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सिमेट्रिक। 1,3 के लिए भी नहीं है, 3,1 होना चाहिए था। थर्ड वाले में चेक करें, यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास डबलेट्स होने चाहिए, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट सिर्फ रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में थी, यहां ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो 1,2 के लिए 2,1 है, यहां पर है। 2,3 के लिए 3,2 है। 1,3 के लिए 3,1 है, ठीक है, होगा। तो R1 रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक होगा और R3 होगा, R2 नहीं होगा। अब यहां पर एक और पॉइंट निकल के आता है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि ये बेसिकली आइडेंटिटी रिलेशन है, तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक, बट उसका जो वाइस वर्सा है दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर। आगे बढ़ते हैं। एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है? जो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक। बेसिकली नॉर्मल या इजी लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं। बाकी इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रिलेशन आर ऑन ए सेट इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ a, b and b, a both belongs to relation only when ठीक है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है यहां पर कि a, b और b, a का पेयर तभी बनना चाहिए जब सिर्फ और सिर्फ डबलेट्स हो। अगर डबलेट्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा पेयर आए तो b, a वहां पर नहीं होना चाहिए। तो इस कहने का मतलब ये है कि जब a और b दोनों एलिमेंट बराबर हो तब तो उसका उल्टा उल्टा हो। तो जब a और b बराबर होते हैं, मतलब बात हो रही है यहां पर डबलेट्स की, तब तो डबलेट का रिवर्स भी डबलेट खुद ही होता है। लेकिन जब a और b बराबर नहीं है, जैसे 1,2 2,3 यहां पर a और b बराबर नहीं है, तो उसका b, a नहीं होना चाहिए, मतलब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो एंटी सिमेट्रिक हो गया। जैसे कि यहां पर 1,1 2,2 तक तो ठीक था, लेकिन 1,2 1,3 इनके रिवर्स पेयर यहां पर नहीं है। तो जब a और b बराबर नहीं है तो a, b होना चाहिए, b, a नहीं होना चाहिए, तो दिस इज एंटी सिमेट्रिक।
बेसिकली ये सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर हम दो पेयर ढूंढते हैं पहले, है ना। स्टेटमेंट देखिए, रिलेशन आर ऑन ए सेट इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, देन a, c। तो a, b होना चाहिए और b, c भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो पहला पेयर जिस नंबर पे खत्म हो रहा है, दूसरा पेयर उसी नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि 1, 2 है तो 2, 3, 1, 3 है तो 3, 1, ऐसा। तो इसको आप हटा दें, इसका इसके साथ पेयर, मतलब a, c इसी रिलेशन में होना चाहिए। ये दोनों आपने ढूंढे उस रिलेशन में। तो अगर आपने ये दोनों ढूंढ लिए तो इस एलिमेंट को काट दो, इसको हटा दो, फर्स्ट और लास्ट से जो नया पेयर बनेगा वो भी इसी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, और उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अच्छा, ठीक है। यहां पर एक स्टेटमेंट और है ना। पहला तो ये था कि इफ a, b and b, c belongs to r, then a, c also belongs to r, then r is transitive, ठीक है। तो आपने दो पेड़ ढूंढे, ऐसे पेड़ आपको ढूंढने पड़ेंगे उस रिलेशन में, a, b, एक जहां पे खत्म हो रहा है दूसरा वहां से स्टार्ट हो रहा है, a, b, c। तो इसमें सेम एलिमेंट को हटाने पर जो पेयर बनेगा वो भी उसी के अंदर होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव आपने बोल दिया। लेकिन a, c and b, c belongs to r, but a, c नहीं मिला तो नॉट ट्रांजिटिव, राइट, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो समझ में आ गया कि a, b और b, c होने पर a, c उसी में होना चाहिए। अगर a, b, c लेकिन a, c नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर a, c है लेकिन यहां पर टेस्टिंग यही फेल हो गई, b, c है ही नहीं, तो यस ट्रांजिटिव। ये थोड़ा सा समझना होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा वाला, कि अगर a, b है लेकिन b, c है ही नहीं, मतलब a, b ये पेयर b पे खत्म हो रहा है लेकिन b से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है ही नहीं वहां पर, तो आप आगे चेक ही नहीं करेंगे, वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो गया। मैंने बोला कि a, b और b, c मिलने पर मैं चेक कर रहा हूं कि आगे की a, c है या नहीं है, लेकिन a, b मिला मुझे लेकिन b, c तो मिला ही नहीं। अगर 1, 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर मुझे मिला ही नहीं, और अगर नहीं मिला तो मैं a, c तीसरी स्टेज पे क्यों जाऊंगा, बाय डिफॉल्ट मैं बोल दूंगा कि हाँ ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। कब नहीं होगा ट्रांजिटिव, जब आपके पास a, b है, जब आपके पास b, c है, a, c है, b, c है, और ये दोनों मिलने के बाद अगर a, c नहीं मिला तो मैं बोलूंगा कि दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। और दो सूरतों में ट्रांजिटिव होगा, a, b मिल गया, b, c मिल गया और a, c भी मिल गया तो ट्रांजिटिव, और दूसरा a, b मिला, b, c मिला ही नहीं, तीसरा पॉइंट, तो भी ट्रांजिटिव, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, जब भी डबलेट्स की बात होगी तो यहां पर सिर्फ a, b है, b, c है नहीं, सिर्फ 1, 1 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है नहीं, ये b है ना आपका, तो a, b है, b, c चाहिए, b से स्टार्ट होने वाला, 1 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर यहां पे है ही नहीं। ऐसे ही 2, 2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है, तो ये a, b है लेकिन b, c है ही नहीं, b, c नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव। यहां देखें 1, 2, 2, 3, ये a, b, b, c, तो 1, 3 का पेयर बनना चाहिए, 1, 3 नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। a, b और b, c आपने ढूंढ लिया, और ऐसा जितने पेयर बन सकते हैं सारे ढूंढने हैं आपको, और किसी एक के लिए भी अगर a, c नहीं मिला तो नॉट ट्रांजिटिव। यहां देखें 1, 2, 2, 1, 2 से 2 गया तो 1, 1 ये रहा। उसके बाद आप पेयर्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर देखें जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इस 2, 1 को अगर मैं आगे लिखूं 2, 1 और 1, 2, तो आपका ये b हो गया 1, तो इसको हटा दो,
तो 2,2 का पेयर 2,2 ये रहा, ऐसे। और क्या बन सकता है इसमें, देखो आप 2,1 1,2,1 बनेगा, 2,2 बाकी सबके लिए बन रहा है, तो दिस इज ट्रांजिटिव। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, दैट इज ट्रू। ठीक है, आगे इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन सी, जो रिफ्लेक्सिव भी है, जो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी। एक ही रिलेशन अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन से निकलती है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए इज डिनोटेड बाय ए कोमा बी के पेयर में जो बी का सेट है। देखिए आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना लिया, अब उस रिलेशन के थ्रू ही आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास बताओ। जैसे कि ये रिलेशन हो गया, इस पे इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंस क्लास बताओ किसी भी एलिमेंट की, है ना। मान लो सपोज आपसे इसमें पूछा है 4 की, तो 4 की इक्विवेलेंस क्लास ऐसे लिखेंगे आप। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे पेयर ढूंढो पहले जिसमें 4 आगे है और कोई दूसरा एलिमेंट पीछे है, 4 उसमें फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। कौन कौन से पेयर हैं ऐसे, ये रहा ये रहा। तो इन दोनों पेयर्स में या जितने पेयर उसमें पीछे वाले एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो इसकी इक्विवेलेंस क्लास। तो किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन में वो एलिमेंट जिन पेयर्स में आगे आ रहा है, वो एलिमेंट जिन पेयर्स में सबसे पहला एलिमेंट है, वो पेयर्स आप टिक कर लें, उन पेयर्स में पीछे वाले सेकंड कंपोनेंट्स का जो सेट बनेगा वो उस एलिमेंट की उस इक्विवेलेंस रिलेशन के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। तो 4,5 राइट। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, अरे हाँ ना बोलो यार, यस। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इक्विवेलेंस और नॉट। तो आपको ये रिलेशन चेक करना है, मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, मैं एक बता देता हूं बाकी आप करें। देखें आप यहां पर फर्स्ट वाला देखें, इस सेट के ऊपर है ये। ठीक है, तो देखें आप यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 0, इसका मतलब y बराबर 3x। कुछ नहीं करना है आपको, ये सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, x की वैल्यू यहां से पुट करते जाओ। ठीक है, x बराबर 1 रखा तो y बराबर 3 तो 1,3, उसके बाद x बराबर 2 तो y बराबर 6, x बराबर 3 तो y बराबर 9, x बराबर 4 तो y बराबर 12, बस इसके आगे नहीं जाएगा। x बराबर 5 पर y बराबर 15 उसमें है नहीं, तो दिस इज R1। तो 4 ही पेयर बन रहे हैं। अब आप देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स के डबलेट होने जरूरी था, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद क्या ये सिमेट्रिक है, 1,3 का 3,1 नहीं है इसमें। क्या ये ट्रांजिटिव है, a, b से a, b, b, c, देखो आप a, b, b, c, तो a, c 1,9 नहीं है इसमें, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो बाकियों में भी आपको ऐसे ही करना है, इन सेट्स को चेंज करो पहले किस में, आपके रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद में फिर आप उसमें देख लें कि डबलेट्स बन रहे हैं नहीं बन रहे। अगर डबलेट्स बन रहे हैं तो उसके बाद आप देखें कि फ्लिप करने पर सारे एलिमेंट्स का रिवर्स पेयर है कि नहीं है, सारे पेयर्स का। और a, b, b, c, तो a, c है नहीं है सभी के लिए। तो बाकी 3 आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, देखें आप, लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन R। तो देखिए T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 पहला। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, तो दोनों सेम हो जाएंगे। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। कोई भी ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है, होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है साइज और शेप सेम होना चाहिए। तो कोई भी ट्रायंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आप चेक करें सिमेट्रिक, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर कोई ट्रायंगल T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट हो तो T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो बात सेम है, फ्लिप करने पर बात एक ही हो रही है, तो सिमेट्रिक है। उसके बाद ट्रांजिटिव, अगर एक ट्रायंगल T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, दैट इज फाइन। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके बाद लास्ट, S बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, है ना। रिलेशन दे रखा है आपको, ये देखो आप इसमें, तो 1 प्लस AB ग्रेटर देन 0। अगर मैं a को a करता हूं तो ये बनेगा 1 प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 विच इज 2। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया।
क्योंकि सारे डबलेट्स बन जाएंगे, है ना। उसके बाद देखें हम चेक करें सिमेट्रिक, a कोमा बी के लिए 1 प्लस ए बी है, और b कोमा ए के लिए क्या बनेगा, b कोमा ए के लिए 1 प्लस बी ए बनेगा, सेम ही तो है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कभी कभी आपको एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लें आप ऐसा 1 प्लस ए बी, कोई भी एग्जाम्पल से चेक कर लें, जैसे कि एग्जाम्पल सोचें कोई भी, 3 एलिमेंट चाहिए मुझे। देखें यहां पर चेक करना है हमें ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। -1/2, 1 एक पेयर मैंने सोचा, क्या ये इसमें है क्या, 1 प्लस -1/2 इंटू 1, तो आप देखें 1 - हाफ, ये हो गया हाफ विच इज ग्रेटर देन 0। जी हाँ, -1/2, 1 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से। उसके बाद दूसरा पेयर देखें 1, 3 का, ठीक है, तो 1 प्लस 1 इंटू 3 मतलब 1 प्लस 3 दैट इज 4, ये भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो 1, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब अब कहानी क्या आ गई कि -1/2, 1 और 1, 3, -1/2, 1 एंड 1, 3 दोनों इसी रिलेशन से बिलोंग करते हैं। देन अब चेक करना है हमको, क्या चेक करना है, a, c, राइट, a, b है, b, c है, तो इसको हटा दो, a, c, अगर a, c भी इसके अंदर है तो ट्रांजिटिव होगा। तो चेक करते हैं -1/2, 3, तो यहां देखें 1 प्लस -1/2 इंटू 3, 1 - 3/2 दैट इज -1/2 विच इज, तो -1/2, 3 does not belongs to R, therefore not transitive। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया एक, अब आप बोलेंगे सर ये तो अगर मान लो इस एग्जाम्पल से हो जाता प्रूफ, तो ऐसे फिर कितने एग्जाम्पल लेंगे, आपको होने के लिए नहीं करना है। देखो ऐसे बहुत सारे पेयर होंगे जिसमें a, b, b, c और a, c मिल जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़े ही पेयर होंगे जिसमें a, b, b, c मिल रहा है लेकिन a, c नहीं मिलेगा। तो जहां पर कम है, जहां पर हम आसानी से सोच सकते हैं या नहीं है ट्रांजिटिव, ये प्रूव कर सकते हैं, तो पहले उसकी तरफ जाएंगे। ट्रांजिटिव होने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन नहीं होने के थोड़े एग्जाम्पल हैं, थोड़े में से मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हैं। That's all from this chapter। एक और लेक्चर में एक और चैप्टर हमने यहाँ पर खत्म कर लिया है, बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में समझाई है। स्टार्टिंग से सभी चैप्टर रिवाइज करते हुए चले, हमको हमारा गोल पता है, हमको हमारा डेस्टिनेशन पता है और वहां तक हमें पहुंचना है, उसी के लिए मैं भी प्रयासरत हूँ और आप भी कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।